अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और आज का दिन आप लोगों का बहुत ही अच्छा गुजरा होगा। आज बच्चों हम एक्सरसाइज 2.6 से पहले वाला थ्योरेटिकल पोर्शन को पढ़ेंगे। ठीक है, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि ये चैप्टर हमारा सेट्स, फंक्शन एंड ग्रुप्स के बारे में है। तो अभी तक हम सेट्स के बारे में पढ़ रहे थे, आज से ऑनवर्ड्स जो है वो हम फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, लेकिन फंक्शन जो है वो बेसिकली एक रिलेशन होता है, तो पहले रिलेशन को जो है वो हमें स्टडी करना पड़ेगा। अब रिलेशन का अगर वर्ड देखा जाए तो बड़ा कॉमन सा है, डेली लाइफ में अक्सर इस्तेमाल होता है। रिलेशन का मतलब होता है ताल्लुक या फिर कोई रिश्ता, है ना। लेकिन मैथमेटिक्स में जो है वो इसकी एक ख़ास डेफिनेशन है। तो चलिए देखते हैं कि रिलेशन जो है वो मैथमेटिक्स के लिहाज से क्या चीज़ है। ठीक है, तो पहले आप इसकी डेफिनेशन देख लें। लेट ए एंड बी बी टू नॉन एम्प्टी सेट्स। ठीक है, फर्ज कर लें आपके पास ए और बी जो हैं वो कोई से दो नॉन एम्प्टी सेट्स यानी कि ऐसे सेट्स हैं जो कि खाली ना हो, यानी उनमें कोई ना कोई एलिमेंट्स हों। ठीक है, देन एनी सबसेट ऑफ द कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी। अब अगर आप ए और बी का कार्टेशियन प्रोडक्ट ले लें, ठीक है, और फिर आप उसका कोई सबसेट लें, तो वो जो सेट आएगा उसको हम क्या कहेंगे, दैट इज अ रिलेशन। ठीक है, तो ये होती है इसकी डेफिनेशन। अब हम इसको बजरिया एग्जांपल देखते हैं। ठीक है, फर्ज कर लें आपके पास ए जो है वो एक सेट है और इसके तीन एलिमेंट्स हैं ए बी सी, और सिमिलरली बी भी कोई सेट है और उसके एलिमेंट्स हैं 1 एंड 2। ठीक है, तो मैं पहले क्या करता हूँ, इनका ले लेता हूँ कार्टेशियन प्रोडक्ट। अब कार्टेशियन प्रोडक्ट जो है वो आप कैसे लेते हैं, जैसे मैं ए क्रॉस बी ले रहा हूँ, तो मैं क्या करूँगा, ए के तमाम एलिमेंट्स को 1 बाय 1 लूँगा और उनके ऑर्डर पेयर्स बनाऊँगा बी के एलिमेंट्स के साथ। जैसे मैं पहले चूज़ करूँगा ए को, अब मैं इसका ऑर्डर पेयर बनाऊँगा इसके एलिमेंट 1 के साथ। ठीक है, फिर ए का जो है वो हम ऑर्डर पेयर बनाएंगे 2 के साथ, उसके बाद बी का जो है वो आप ऑर्डर पेयर बनाएंगे 1 के साथ, और फिर आप बी का ऑर्डर पेयर बनाएंगे 2 के साथ, और फिर लास्ट एलिमेंट सी का आप ऑर्डर पेयर बनाएंगे 1 के साथ एंड सी का आप ऑर्डर पेयर बनाएंगे 2 के साथ। तो ये जो है वो आपके पास हो गया कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए क्रॉस बी। अब मैं यहाँ पर इनके जो कोई सबसेट ले लेता हूँ। ठीक है, अब ये देखें कि इनके जो एलिमेंट्स हैं वो ऑर्डर पेयर्स हैं। ठीक है, तो जब मैं सबसेट लूँगा उसमें भी कोई ना कोई ऑर्डर पेयर्स ही होंगे। जैसे फर्ज कर लें मैंने एक ये ऑर्डर एलिमेंट ले लिया, एक ये एलिमेंट में ले लेता हूँ बी एंड 1, और फिर जो है वो हम ले लेते हैं सी एंड 2। आपकी अपनी मर्जी है, आप चाहें तो इसमें से एक एलिमेंट ले सकते हैं, दो ले सकते हैं। इनफैक्ट अगर आप चाहें तो ये सारे एलिमेंट्स भी ले सकते हैं, क्योंकि हमें कहा गया कि सबसेट, तो अगर मैं सारे एलिमेंट ले लूं तो तब भी वो जो सेट आएगा वो इसका सबसेट ही होगा। ठीक है, तब भी वो रिलेशन ही होगा। इनफैक्ट अगर आप दो सेट्स का कार्टेशियन प्रोडक्ट लेते हो तो वो खुद भी एक रिलेशन ही होता है। ठीक है, तो मैंने इसका जी एक ले लिया सबसेट और मैं इसको कह रहा हूँ कि ये आर है। तो अब ये आर वाला ये जो सेट है बेसिकली ये रिलेशन है। ठीक है, और हम इसको कैसे लिखते हैं, इसको मैथमेटिकल फॉर्म में कैसे लिखते हैं, आर इज अ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। ठीक है, इसकी वजह ये है कि हमने यहाँ पर लिया था ए क्रॉस बी, तो इसलिए मैं यहाँ पर लिखूंगा आर इज अ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। अच्छा, अगर फर्ज कर लो हम ले लेते बी क्रॉस ए, तो फिर हम लिखते आर इज अ रिलेशन फ्रॉम बी टू ए। ठीक है, तो ये इसको लिखने का तरीका होता है। तो ये तो हो गया जी रिलेशन। अब हम इसकी बात करते हैं डोमेन और रेंज की। ठीक है, ये दो चीज़ें होती हैं हम रिलेशन से फाइंड करते होते हैं अक्सर, डोमेन और रेंज। तो डोमेन ऑफ रिलेशन आर जो है वो बेसिकली क्या होता है, उसके अंदर मौजूद जितने भी ऑर्डर पेयर्स हैं उनके फर्स्ट एलिमेंट्स का सेट। ठीक है, अब ये तीन ऑर्डर पेयर्स हैं, इसका फर्स्ट एलिमेंट है ए, इस ऑर्डर पेयर का फर्स्ट एलिमेंट है बी और इस ऑर्डर पेयर का फर्स्ट एलिमेंट है सी। ठीक है, तो ये हो गई जी डोमेन ऑफ रिलेशन आर। और उसके बाद जो रेंज ऑफ रिलेशन है वो कौन से एलिमेंट्स होते हैं, वो बेटा ऑर्डर पेयर्स के सेकंड एलिमेंट्स होते हैं। जैसे यहाँ पर है 1 और यहाँ पर दोबारा 1 आ गया तो हम दोबारा नहीं लिखेंगे और फिर हम लिख देंगे 2। ठीक है, तो ये हो गई जी रिलेशन की डोमेन एंड रेंज। अच्छा, एक और चीज़, बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि आपको दो सेट्स नहीं दिए जाते, आपको एक ही सेट जो है वो दे दिया जाता है ए, और फिर आपसे कहा जाता है कि आपने क्या करना है, रिलेशन फाइंड करना है, रिलेशन ऑन ए या फिर रिलेशन इन ए। तो उसके लिए ये तरीकाकार होता है कि आपने फिर ए का कार्टेशियन प्रोडक्ट किसी और के साथ नहीं लेना बल्कि ए के साथ ही लेना है। ठीक है, और फिर आप उसमें से जो है वो कोई से ऑर्डर पेयर सिलेक्ट कर लोगे तो उसको हम कहेंगे जी रिलेशन ऑन
ए, ठीक है। तो ये तो हो गया जी रिलेशन फाइंड करने का तरीका। अच्छा, एक और इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट बात कि हम जो है ना रिलेशंस को डायग्राम के ज़रिए भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके लिए ये तरीकाकार होता है कि आप इस तरह, जैसे आपके पास दो सेट्स हैं तो आप इस तरह दो जो हैं वो ओवल शेप्स बनाएंगे, ठीक है। ये आपका फर्स्ट सेट होगा ए और ये आपका होगा सेकंड सेट, ठीक है। अब ए के एलिमेंट्स आप इसमें लिख देंगे और वो कौन कौन से हैं, ए बी एंड सी, और बी के एलिमेंट्स आप इसमें लिख देंगे और वो कौन कौन से हैं, 1 एंड 2, ठीक है। अब देखें जी, ये मैंने रिलेशन बनाया है ये वाला। अब इसमें ऑर्डर पेयर क्या है, ए एंड 1, ठीक है। अब ए को आपने क्या करना है, रिलेट करना है किसके साथ, 1 के साथ। तो आप क्या करेंगे, इस तरह से जो है ये एरोज बना देंगे, ठीक है। और बी को जो है वो भी आपने क्या करना है, 1 से ही रिलेट करना है। तो इस तरह आप बी का एरो जो है वो 1 के साथ लगा देंगे। और सी को जो है वो हमने 2 के साथ करना है, तो इस तरह से सी को जो है वो आप 2 के साथ इस तरह से एरो बना देंगे। अच्छा, इसको हम कहते हैं ए का जो इमेज है वो 1 है, ठीक है। इसी तरह बी का जो इमेज है वो भी 1 है और सी का जो इमेज है वो 2 है, ठीक है। तो ये एक तरीका होता है। बहरहाल इस चीज़ को हम आगे भी डिस्कस करेंगे। तो अभी रिलेशन के लिए इतना ही काफ़ी है जो कि मैं आपको बता चुका। नेक्स्ट में जो है वो अब हम फंक्शंस को स्टडी करते हैं। तो रिलेशन के बाद अब जी हम पढ़ते हैं फंक्शंस को, ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन जो है वो आप देखें। डेफिनेशन इसकी क्या है जी, लेट ए एंड बी बी टू नॉन एम्प्टी सेट्स सच दैट, फर्ज करें कि ए और बी जो है वो आपके पास कोई से दो नॉन एम्प्टी सेट्स हैं। तो सबसे पहले तो देखें कि कोई भी फंक्शन जो है उसकी पहली कंडीशन ये है कि उसको रिलेशन होना चाहिए, ठीक है। अगर रिलेशन कोई कंडीशंस को सेटिस्फाई करता हो तो तभी हम जो है वो उसको फंक्शन कहते हैं, ठीक है। फंक्शन की होने के लिए पहली कंडीशन ही यही है कि रिलेशन होना चाहिए उसे। तो यहाँ पर उन्होंने यही बयान किया है, एफ इज अ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। एफ जो है वो ए से बी का रिलेशन है। एफ इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। ऑब्वियस सी बात है, हमने अभी पीछे रिलेशन की डेफिनेशन की थी तो हमने यही बोला था कि कोई भी रिलेशन जो है वो ए और बी का अगर आप लेते हैं तो वो उन दोनों के कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट होता है, ठीक है। दूसरी कंडीशन ये है कि उस रिलेशन की जो डोमेन है वो ए के इक्वल होनी चाहिए, ठीक है। और थर्ड कंडीशन ये है जी, फर्स्ट एलिमेंट ऑफ नो टू पेयर्स ऑफ एफ आर इक्वल, देन एफ इज सेट टू बी अ फंक्शन फ्रॉम ए टू बी। अच्छा, रिलेशन के जो ऑर्डर पेयर्स आएंगे उनके फर्स्ट एलिमेंट में जो है वो रिपीटिशन नहीं होने चाहिए, वो सेम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अगर ऐसा हो तो फिर वो जो फंक्शन होगा उसको हम क्या कहेंगे, सॉरी, तब वो जो रिलेशन होगा हम उसको क्या कहेंगे कि वो एक फंक्शन है, ठीक है। तो अगेन वही एग्जांपल ही जो है वो हम कंसीडर कर लेते हैं। मैंने वहाँ पर ये ए सेट लिया था और बी जो है वो लिया था 1 एंड 2, और ए क्रॉस बी जो है वो हमने फाइंड किया था और वो क्या था, A1 A2 एंड B1, ठीक है जी, B2 एंड C1 एंड C2, ठीक है। तो उसके बाद जो है वो मैं यहाँ से एक रिलेशन लेता हूँ, ठीक है। रिलेशन जो है वो हम यहाँ से फर्ज करें ले लेते हैं जी A1 एंड B2, ठीक है जी, एंड C1। तो ये मैंने एक रिलेशन ले लिया, मैंने इसका एक सबसेट ले लिया, ठीक है। अब ये रिलेशन R जो है ये फंक्शन कब होगा, उसकी 3 कंडीशंस हम इस पर चेक करते हैं कि क्या ये रिलेशन फंक्शन है या नहीं। फर्स्ट कंडीशन क्या है, F इज अ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। अच्छा, मैं इस रिलेशन को R नहीं कह रहा, मैं F कह देता हूँ, हमारी अपनी मर्जी है, इसको कोई भी नाम दे सकते हैं, ये कोई मसला नहीं है, ठीक है। F इज अ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, ठीक है जी। F इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, बिल्कुल जी, F जो है वो ए क्रॉस बी का सबसेट है। फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई होती है। सेकंड कंडीशन ये है कि डोमेन ऑफ F जो है वो सेट ए के इक्वल होनी चाहिए। तो मैं डोमेन लेकर देख लेता हूँ इस रिलेशन की। अब इस डोमेन क्या होती है, फर्स्ट एलिमेंट्स, यानी कि ए बी एंड सी। तो ए बी एंड सी जो है वो आ गया। तो देखिए क्या ये ए बी सी वही नहीं है हमारा सेट ए। तो डोमेन ऑफ फंक्शन जो है वो सेट ए के इक्वल आ गई। तो हमारी सेकंड कंडीशन भी फुलफिल हो गई, फर्स्ट भी फुलफिल हो गई। थर्ड में वो क्या कहते हैं जी, फर्स्ट एलिमेंट ऑफ नो टू पेयर्स ऑफ एफ आर इक्वल, यानी एफ के जो ऑर्डर पेयर्स हैं उनके फर्स्ट एलिमेंट्स इक्वल नहीं होने चाहिए।
देन f इज सेड टू बी अ फंक्शन। अब आप देखें कि ये a है और ये b है और ये c है, कोई भी इक्वल नहीं है, उसके ऑर्डर पेयर्स के फर्स्ट एलिमेंट में तकरार नहीं है, रिपीटिशन नहीं है, तो लिहाजा आप कह सकते हैं f इज अ फंक्शन। ठीक है, तो ये बेसिकली जो है ना वो आपके पास क्राइटेरिया होता है किसी भी रिलेशन के फंक्शन होने का। तो हम क्या कहेंगे कि f जो है वो एक फंक्शन है फ्रॉम a टू b। ठीक है, ये तो हो गई जी आपके पास फंक्शन की डेफिनेशन। ठीक है, और फिर हमने देख लिया कि कोई भी रिलेशन जो है वो फंक्शन कब होता है। तो इन ये जो कंडीशंस हैं इनको आपने माइंड में ज़रूर रखना है। मैं एक और इसमें से जो है ना वो रिलेशन आपको लेकर दिखा देता हूँ। मैं इसको जी का नाम दे देता हूँ। ठीक है, तो जी में जो है वो हम फर्ज कर लें यहाँ पर ले लेते हैं A1। ठीक है, और उसके बाद जो है वो मैं यहाँ पर फर्ज कर ले लेता हूँ A2 और फिर जो है वो हम ले लेते हैं C2। ठीक है, बल्कि इसमें एक और भी आप ऑर्डर पेयर जो है वो ले लें यहाँ पर B एंड 1। ओके जी, तो फर्स्ट में तो देखें फर्स्ट कंडीशन फुलफिल हो रही है, क्यों जी जो है वो A क्रॉस B का सबसेट है, तो पहली कंडीशन फुलफिल है। दूसरी ये है कि आप इसकी जो है ना वो डोमेन लेकर देखें क्या वो सेट A के इक्वल आती है। तो इसकी डोमेन क्या है, A है। ठीक है, तो हम एक ही दफ़ा इसको लिखेंगे, फिर C है, फिर B है। ठीक है, तो ये सेट A के इक्वल है। ठीक है, दूसरी कंडीशन भी फुलफिल हो गई। अब हम थर्ड कंडीशन देखते हैं, फर्स्ट एलिमेंट ऑफ नो टू पेयर्स ऑफ F आर इक्वल। अब यहाँ पर मसला क्या हुआ कि G में A ये वाला जो ऑर्डर पेयर है इसका भी फर्स्ट एलिमेंट A है और ये वाला जो ऑर्डर पेयर है इसका भी फर्स्ट एलिमेंट A है, तो ये दोनों जो है वो इक्वल हो गए हैं, लिहाजा G इज नॉट अ फंक्शन। ठीक है, ये फंक्शन नहीं है, ये रिलेशन तो है। ठीक है, लेकिन फंक्शन नहीं है। फंक्शन होने के लिए इन तीनों कंडीशंस का सेटिस्फाई होना काफ़ी इनसे काफ़ी नहीं, ज़रूरी है डेफिनेटली। ठीक है, तो अब ये वैसे भी अगर मैं इसको आपको डायग्राम के ज़रिए भी बनाकर दिखाऊं तो ये चीज़ आपको क्लियर हो जाएगी। ये आपका सेट A है, ये सेट B है। A के एलिमेंट्स हैं A, B एंड C और B के एलिमेंट्स हैं जी 1 एंड 2। अच्छा देखें, अब रिलेशन क्या है, A1 यानी कि A का जो इमेज है वो 1 है और A का जो इमेज A2, फिर A जो है वो 2 से आप रिलेट कर देंगे, C को भी 2 से कर देंगे। ठीक है, और फिर B जो है उसको भी 1 कर देंगे। अब यहाँ पर देखें, ऐसा करने से मसला क्या होता है कि A जो है उसका इमेज 1 भी है और A का इमेज 2 भी है। अब ऐसा पॉसिबल नहीं है कि एक ही एलिमेंट की दो इमेजेस हों। ठीक है, A का इमेज 1 भी है और A का इमेज 2 भी है, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। फर्ज कर लें अगर आपके पास ये चीज़ नहीं आती, अगर आपसे को डायग्राम दी जाती है तो फिर आप कैसे जज करेंगे। तो उसका जज करने का तरीका ये है कि अगर एक तो फर्स्ट एलिमेंट का कोई भी फर्स्ट सेट का कोई भी एलिमेंट जो है वो बचा हुआ नहीं होना चाहिए। बचा हुआ का मतलब कोई भी यानी उसका कोई ना कोई इमेज ज़रूर होना चाहिए। जैसे फ़र्ज़ कर लें एक लम्हे के लिए आप A और B को भूल जाएं, A आपका जो है वो मैं ले लेता हूँ A, B, C एंड D। अब आपको ये डायग्राम ही दी गई है, ऊपर डाटा ये वाला नहीं दिया गया। अब आप कैसे जज करेंगे कि ये जो आपको दिखाया गया डायग्राम क्या ये फंक्शन है, ये जस्ट रिलेशन ही है। तो अगेन आप ये चीज़ देखेंगे कि फर्स्ट सेट का कोई भी एलिमेंट जो है वो खाली नहीं होना चाहिए, उसका कोई ना कोई इमेज होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि अगर ये खाली हो जाएगा तो फर्स्ट कंडीशन डोमेन ऑफ F जो है वो सेट A के इक्वल नहीं आएगी, तो इस वजह से ये फंक्शन नहीं होगा। अच्छा, दूसरी बात, अगर फ़र्ज़ कर लो ऐसा कोई भी एलिमेंट नहीं है जो यहाँ पर मतलब खाली छोड़ा गया है जिसका कोई इमेज ना हो, फिर आपने दूसरी बात ये देखनी होती है कि किसी चीज़ के दो इमेज तो नहीं है। अब एक चीज़ के दो इमेजेस नहीं हो सकते। ठीक है, अब देखें यहाँ पर एक इमेज 1 भी है, एक इमेज 2 भी है, तो लिहाजा ये फंक्शन नहीं है। ये रिलेशन तो है बट फंक्शन नहीं है। ठीक है, अगेन मैं अपनी बात को सम अप करूँ, अगर आपको फ़र्ज़ करें फिगर दी गई हो तो आप कैसे जज करेंगे कि ये फंक्शन है या नहीं। फर्स्ट पे आपने ये देखना है कि फर्स्ट सेट का कोई भी एलिमेंट बचा हुआ नहीं होना चाहिए। अच्छा जी, यहाँ पर नहीं है, हमने देख लिया। दूसरी बात आपने ये चेक करनी है कि फर्स्ट सेट के किसी एक एलिमेंट के दो इमेज तो नहीं है। जैसे A का इमेज 1 है, A का इमेज 2 है, तो लिहाजा ये फंक्शन नहीं है। हाँ, अगर ऐसा होता A का इमेज यहाँ पर 2 ना होता, जस्ट जो है वो A का इमेज 1 होता, B का इमेज भी 1 होता और C का इमेज 2 होता, तो फिर जो है ये आपके पास रिलेशन जो है वो फंक्शन कहलाता। ठीक है, तो ये तो हो गई इसकी बाय फिगर एक्सप्लेनेशन।
अच्छा, एक और चीज़ भी है, फंक्शंस को जो है वो हम यूजुअली इक्वेशंस के ज़रिए से भी रिप्रेजेंट करते होते हैं, ठीक है। फंक्शंस को हम इक्वेशंस के ज़रिए भी रिप्रेजेंट करते हैं, जैसा कि y इज इक्वल टू फॉर एग्जांपल एक्स स्क्वायर है, ठीक है। तो अब ये बेसिकली ना आपके पास एक फंक्शन है, लेकिन ये फॉर्म जो है वो हम अक्सर तब यूज़ करते हैं जब आपके पास फंक्शंस के जो ऑर्डर पेयर्स आते हैं, ठीक है, वो इनफाइनाइट हों। जैसे यहाँ पर हम क्या करते हैं, फिर x को डिफरेंट वैल्यूज़ देते हैं। वो डिपेंड करता है कि हमें उसकी डोमेन क्या दी गई है। अगर फ़र्ज़ करें आपको कहा गया है कि फ़ंक्शन की जो डोमेन है वो सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स है, तो आप क्या करेंगे, इसमें नेचुरल नंबर्स जो है वो पुट करेंगे। तो नेचुरल नंबर स्टार्ट होता है 1 से, ठीक है। तो आप यहाँ पर क्या करोगे, x को पुट करोगे 1, ठीक है। तो 1 का स्क्वायर जो है वो 1 होगा। तो अब जब आपने x को 1 पुट किया तो y भी आपके पास क्या आया, 1। तो आप इस तरह से एक ऑर्डर पेयर बना देंगे। पहले चूंकि x की वैल्यू होती है, फिर y की वैल्यू होती है, तो ये एक ऑर्डर पेयर बन जाएगा, ठीक है। फिर आप x को 2 पुट कर देंगे, क्योंकि नेचुरल नंबर्स में 1 के बाद 2 आता है। तो y जो है वो किसके इक्वल होगा, 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4, ठीक है। तो फिर ये हो जाएगा 2 एंड 4। इसी तरह अगर हम x को फर्ज कर लें, यहाँ पर 3 पुट कर दें, तो y जो है वो किसके इक्वल होगा, 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 9। तो ये ऑर्डर पेयर बन जाएगा 3 एंड 9। अच्छा, एक लम्हे के लिए मैं मान लेता हूँ कि नेचुरल नंबर्स जो है ना वो फ़र्ज करें बस यही सेट ही है 1 2 3। तो फिर अब ये आपके पास बेसिकली जो ऑर्डर पेयर्स होंगे, आप क्या करोगे, इनको इस तरह से जो है वो इनका एक सेट बना दोगे, 1 1 2 4 एंड 3 9। तो ये f जो है वो आपका फंक्शन कहलाएगा, ठीक है, ठीक है। अच्छा, इस फॉर्म में इसको जो है वो हम इस तरह से भी लिखते होते हैं। यूजुअली हम y को जो है ना y नहीं लिखते बल्कि f ऑफ x भी लिख देते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ भी आपने माइंड में रखनी है। और आपकी बुक में भी एक बात लिखी हुई है कि जैसे फंक्शन में डिफरेंट ऑर्डर पेयर्स होते हैं, उसने क्योंकि जनरली बात की है, तो फ़र्ज़ करें अगर ऑर्डर पेयर है x, तो बेसिकली जो y होता है ना ये f ऑफ x होता है, ठीक है। x इस x का इमेज होता है, ठीक है, अंडर द f। इसको हम यूं पढ़ते हैं, या फिर f ऑफ x पढ़ते हैं, या हम कहते हैं इमेज ऑफ x अंडर f। तो बेसिकली y को हम जो है वो f ऑफ x भी लिख देते हैं। तो उसकी इस तरह से भी जो है वो मैंने सोचा आपको बता दूं कि हम इस तरह से भी इनको रिप्रेजेंट करते हैं। तो फिर यहाँ पर जो है वो y की जगह पे क्या आ जाएगा, f ऑफ 1, क्योंकि मैंने x को 1 पुट किया है, यहाँ x को 2 पुट किया है, तो फिर ये y नहीं आएगा बल्कि f ऑफ 2 आ जाएगा। और x को 3 पुट किया है तो यहाँ पर जो है वो f ऑफ 3 आ जाएगा, ठीक है। तो ये था हमारे पास फंक्शंस। मुझे उम्मीद है कि मैंने इसको तकरीबन काफ़ी एस्पेक्ट से आपको समझा दिया है, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे इसकी टाइप्स की। ओके जी, तो अब हम फंक्शन की टाइप्स को स्टडी करते हैं। तो सबसे पहले आपके पास है इनटू फंक्शन, ठीक है। इनटू फंक्शन जो है वो क्या होता है, इफ़ अ फंक्शन f फ्रॉम a टू b सच दैट रेंज ऑफ f इज़ अ प्रॉपर सबसेट ऑफ b, देन द फंक्शन इज सेड टू बी इनटू फंक्शन, ठीक है। प्रॉपर सबसेट आपको मैंने बताया हुआ है पहले भी। अगर फ़र्ज़ कर लें a और b आपके पास कोई से दो सेट्स हैं, a के तमाम एलिमेंट्स b में मौजूद हैं, लेकिन b के कुछ एलिमेंट्स एक्स्ट्रा हैं। जैसे फ़र्ज़ कर लें a आपके पास है सेट 1 और 2, ठीक है, और b आपके पास है 1 2 3 एंड 4। तो अब a जो है वो b का प्रॉपर सबसेट है, क्योंकि इसके कुछ एक्स्ट्रा एलिमेंट्स ऐसे हैं जो a में नहीं है। तो a इज़ अ प्रॉपर सबसेट ऑफ b। या फिर इन अदर वर्ड्स यहाँ पर क्या उसने लिखा है, रेंज ऑफ f इज़ नॉट इक्वल टू b, ठीक है। बात वही है, क्योंकि जब प्रॉपर सबसेट होगा तो जारी सी बात है कि वो सेट b के इक्वल नहीं होगा, ठीक है। तो एक एग्जांपल जो है वो हम ले लेते हैं। फ़र्ज़ कर लें आपके पास ये सेट a है और ये सेट b है, ठीक है। और a के एलिमेंट्स हैं 1 2 3 और b के एलिमेंट्स हैं a b c एंड d, ठीक है। अब देखें कि यहाँ पर फ़र्ज़ कर लें 1 का इमेज a है, 2 का इमेज b है, 3 का इमेज c है। तो ये आपके पास f फंक्शन बनेगा। अगर मैं इसको ऑर्डर पेयर्स में लिखूंगा तो क्या आएगा, 1a, ठीक है, 2b एंड 3c। और अगर आप इसकी जो है ना वो रेंज लोगे तो याद रखिएगा फंक्शन की टाइप जो है ना वो हमेशा उसकी रेंज पे डिपेंड करती होती है, ठीक है। तो रेंज उसकी जैसी होगी फिर हम डिसाइड करते हैं कि उसका वो कौन सा फंक्शन है। अब जब हम इसकी रेंज लेंगे तो वो क्या आएगी, a b c एंड d। जबकि आपके पास सेट b क्या है, सॉरी a b एंड c आएगी, जबकि सेट d क्या है, b क्या है, a b c एंड
डी विच इज अ सबसेट ऑफ सेट बी, ठीक है, या फिर मैं ये भी कह सकता हूँ विच इज नॉट इक्वल टू सेट बी। तो अगर ऐसा कोई फंक्शन हो तो उस फंक्शन को जो है वो हम क्या बोलते हैं कि वो एक इनटू फंक्शन है। अच्छा, ये मैंने इसको ऑर्डर पेयर में जस्ट आपकी आसानी के लिए लिखी है, लेकिन ज़रूरी नहीं है इसको ऑर्डर पेयर में लिखना, हम डायरेक्ट भी इसकी रेंज ले सकते हैं। रेंज के एलिमेंट्स वो एलिमेंट्स होंगे जो सेट ए के एलिमेंट्स का इमेज होंगे, ठीक है, जैसे ए बी और सी ये इस फंक्शन की रेंज होगी और 1 2 3 ये इस फंक्शन की डोमेन होगी, ठीक है। तो अगर मैं सादा अल्फाज में कहूँ, अगर आपको कोई फिगर दी गई हो और आपसे कोई फंक्शन की टाइप पूछे तो आपने ये देखना है कि सेट बी का एलिमेंट अगर कोई रह तो नहीं गया, अगर कोई एलिमेंट रह गया हो, कोई बच गया हो, वो किसी भी सेट ए के किसी भी एलिमेंट का इमेज ना हो, तो फिर आप उस फंक्शन को क्या कहोगे, इनटू फंक्शन, ठीक है। अच्छा, अब ऑन टू फंक्शन में क्या होता है, if a function f from a to b such that range of f is equal to b then the function is said to be onto function। अब अगर ऐसा हो कि रेंज ऑफ फंक्शन जो है वो सेट बी के इक्वल हो तो फिर जो है वो हम क्या कहते हैं उस सेट को कि वो एक उस फंक्शन को कि वो एक ऑन टू फंक्शन है। फ़र्ज़ कर लें आपके पास एक फंक्शन है, उसके एलिमेंट्स जैसे कि आपकी बुक में है C1 C2 एंड C3 है, और बी के जो एलिमेंट्स हैं वो हैं M1 एंड M2, ठीक है। अब C1 का जो है वो इमेज M1 है, C2 का इमेज M2 है और C3 का जो है इमेज इन दोनों का इमेज M1 है और C3 का इमेज M2 है। अब जब मैं इसकी रेंज फाइंड करूंगा इस f की, ठीक है, ये एक फंक्शन है a टू बी f, इसको हम इस तरह से जो है ना वो एरो लगा के और ऊपर f लिख देते हैं, तो इसका मतलब ये फंक्शन f है फ्रॉम a टू b। तो जो मैं रेंज लूंगा इसकी तो वो क्या आएगी, M1 एंड M2, ठीक है, सेकंड सेट के वो एलिमेंट्स जो a के साथ लिंक्ड हैं, ठीक है। तो M1 और M2, और ये आप देखें कि यही आपका सेट B भी है, तो लिहाजा आप कह सकते हैं कि ये फंक्शन जो है वो ऑन टू फंक्शन है, ठीक है। उसके बाद अच्छा, ऑन टू फंक्शन का एक और नाम भी है, माइंड में रखिएगा, दैट इज सर्जेक्टिव फंक्शन, ठीक है, सर्जेक्टिव फंक्शन या फिर ऑन टू फंक्शन। उसके बाद वन वन फंक्शन ऐसा फंक्शन होता है जिसके सेकंड एलिमेंट्स में कोई भी रिपीटेशन ना हो, ठीक है। इफ एफ इज अ फंक्शन फ्रॉम ए टू बी सच दैट सेकंड एलिमेंट ऑफ नो टू ऑफ इट्स ऑर्डर पेयर्स आर द सेम, ठीक है, सेकंड एलिमेंट्स जो है उसके सेम नहीं होने चाहिए। फर्ज कर लें आपके पास ये है 1a 2b एंड 3c, ठीक है। अब ये जो आपके पास फंक्शन है ना, ये आपके पास कौन सा फंक्शन है, ये आपके पास वन वन फंक्शन है, ठीक है। फर्स्ट सेट के एलिमेंट्स हैं 1 2 एंड 3, सेकंड सेट के एलिमेंट्स हैं a b एंड c। 1 का इमेज a है, 2 का इमेज b है, 3 का इमेज जो है वो c है, ठीक है। और ज़रूरी नहीं है कि ऐसा हो सकता है b में मतलब एक और भी एलिमेंट हो d। तो अगर ऐसा हो कि जो इसके ऑर्डर पेयर्स के सेकंड एलिमेंट्स हैं उनमें रिपीटेशन ना हो तो हम उसको वन वन फंक्शन कहते हैं, ठीक है। और अगर आपको फिगर दी गई हो तो आपको कैसे पता चलेगा कि वो वन वन फंक्शन है, एक एलिमेंट का एक ही इमेज होना चाहिए, ठीक है। मतलब दो एलिमेंट्स का इमेज सेम नहीं होना चाहिए। जैसे ये फंक्शन है, अब यहाँ पर देखो c का इमेज भी M1 है, C2 का भी इमेज M1 है, तो ये फंक्शन आपके पास जो है ये वन वन नहीं है। क्यों? क्योंकि जब मैं इसको ऑर्डर पेयर में लिखूंगा तो मैं क्या लिखूंगा, C1 M1 और C2 M1। तो ऑर्डर पेयर्स के सेकंड एलिमेंट्स में तो रिपीटेशन आ गई, C1 का भी सेकंड एलिमेंट M1 है, C2 का भी M1 है, तो इसलिए ये जो है वो वन वन नहीं होगा। वन वन फंक्शन क्या होता है कि एक एलिमेंट का यूनिक इमेज होना चाहिए, 2 का B 3 का C, ठीक है। सेकंड जो उसके एलिमेंट्स हैं ऑर्डर पेयर्स के उनमें रिपीटेशन नहीं होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद इसके बाद जो है वो हमारे पास क्या है, मैं इसको जो है वो रेज कर देता हूँ क्योंकि फिगर्स हमारे काम आने वाली हैं। अब अगर आपके पास कोई ऐसा फंक्शन हो जो इनटू भी हो, बल्कि मैं इसका डायरेक्ट नाम ही लिख देता हूँ, दैट इज इंजेक्टिव फंक्शन। बेसिकली इंजेक्टिव फंक्शन जो है ना वो क्या होता है, ऐसा फंक्शन जो इनटू भी हो, ठीक है, जो इनटू भी हो और प्लस वन वन भी हो, ठीक है। अब जैसे ये इसी की मैं मिसाल ले लेता हूँ इसकी। अब ये देखें ये आपके पास इनटू फंक्शन है क्योंकि इसका एक एलिमेंट जो है वो बच रहा है, यानी कि रेंज ऑफ एफ जो है वो बी के इक्वल नहीं है, और ये वन वन भी है क्योंकि एक एलिमेंट का एक ही इमेज है, एक का एक ही इमेज है, 3 का सी इमेज है, ठीक है। कोई भी ऐसा केस नहीं है कि दो एलिमेंट्स का इमेज सेम हो जैसा यहाँ पर था,
तो इसलिए ये 1 1 फंक्शन भी है और इनटू भी है, लिहाजा हम इसको इंजेक्टिव फंक्शन कहेंगे। और अगर कोई ऐसा फंक्शन हो जो ऑन टू हो और फिर जो है वो 1 1 भी हो, तो उसको जो है वो आप क्या कहते हैं, बाइजेक्टिव फंक्शन। ठीक है, जो ऑन टू हो और प्लस 1 1 हो। ठीक है, इसकी मिसाल मैं यहाँ पर आपको दे देता हूँ। फर्ज कर लें आपके पास सेट ए है, अब ये है तो सही ऑन टू, लेकिन ये 1 1 नहीं है। ठीक है, क्योंकि इसमें दो एलिमेंट्स का सेम इमेज है। अब फर्ज कर लें ए के एलिमेंट्स हैं 1 2 3 और इसके एलिमेंट्स हैं ए बी सी। 1 का इमेज ए है, 2 का इमेज बी है, 3 का इमेज सी है। तो अब आप देखें ये ऑन टू फंक्शन है क्योंकि सेट बी का कोई भी एलिमेंट बचा हुआ नहीं है, या फिर इन अदर वर्ड्स रेंज ऑफ एफ जो है वो सेट बी के इक्वल है, तो ये इसलिए ऑन टू फंक्शन है। दूसरा ये 1 1 भी है क्योंकि इसके सेकंड एलिमेंट में रिपीटेशन नहीं है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि दो एलिमेंट्स का एक ही इमेज हो, हर एलिमेंट का अपना एक इमेज है। तो अगर ऐसा हो तो इस फंक्शन को हम क्या कहेंगे, ऑन टू एंड 1 1 फंक्शन या फिर बाइजेक्टिव फंक्शन। ठीक है, ये तो आपके पास हो गई जी फंक्शन की टाइप्स। अब हम देखते हैं नेक्स्ट में हमने जो है वो क्या पढ़ना है। अच्छा जी, तो अब हमारे पास है सेट बिल्डर नोटेशन ऑफ ए फंक्शन। तो ये बेसिकली क्या चीज़ है कि किसी भी फंक्शन को ना आप सेट बिल्डर नोटेशन में भी लिख सकते हैं, जैसे कि आपकी बुक में एक एग्जांपल दी गई है। फ़र्ज़ करें आपके पास ये एक फंक्शन है 1 1 एंड 2 4 एंड 3 9 4 16 एंड सो ऑन। ठीक है, जैसे कोई इनफाइनाइट फंक्शन है, ये यूजुअली सेट बिल्डर नोटेशन जो है ये इनफाइनाइट फंक्शंस को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज़ होती है। तो अब यहाँ पर आप देखें इसकी जो डोमेन है वो फर्स्ट एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4 और जो रेंज है वो 1 4 9 16 है। तो इनका जो पैटर्न अगर आप देखेंगे, देखें जब x1 है तो आपके पास y जो है वो भी क्या आता है 1। अच्छा, x2 है तो y क्या आता है 4। ये देखें बेसिकली ये इस 2 का स्क्वायर है। ठीक है, जब x3 है तो y आपके पास क्या आता है 9, यानी 3 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये इस तरह से है। तो आप इसको सेट बिल्डर नोटेशन में कैसे लिखेंगे, आप यहाँ पर लिखेंगे f इज़ अ फंक्शन, और ये एक सेट है तो इस सेट के अंदर क्या मौजूद हैं जी, ऑर्डर पेयर्स। ठीक है, और ये ऑर्डर पेयर्स इस तरह से हैं कि इनमें ये जो y है वो बेसिकली कैसे आता है, x का स्क्वायर करने से। ठीक है, वेयर x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो ये बेसिकली आपके पास जो है ना वो सेट बिल्डर नोटेशन है। इसकी मिसाल आपको जानी पहचानी लग रही होगी क्योंकि अभी प्रीवियसली मैंने आपको बताया था, तो वो यही कॉन्सेप्ट था कि हम किसी भी फंक्शन को जो है वो इक्वेशन का इस्तेमाल करते हुए भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इस तरह से प्रॉपर जो है वो हम सेट बिल्डर नोटेशन में किसी फंक्शन को रिप्रेजेंट करते होते हैं। x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ये बेसिकली इस फंक्शन की डोमेन है। आप ये बता रहे हैं कि इसमें ये जो x होगा, ये जो एलिमेंट्स होंगे फर्स्ट एलिमेंट्स वो नेचुरल नंबर्स होंगे। ठीक है, तो फिर आप क्या करते हैं, बारी बारी ये वैल्यूज इसमें पुट करते जाते हैं, तो इनडायरेक्टली जो है वो फिर आप इसको जो है वो जनरेट कर लेते हो। ठीक है, तो ये थी आपके पास सेट बिल्डर नोटेशन। उसके बाद लीनियर एंड क्वाड्रेटिक फंक्शन है, तो उसमें कोई ख़ास बात नहीं है। अगर आपके पास कोई फंक्शन इस तरह से है y इज इक्वल टू 5x प्लस 1, यानी कि वो एक लीनियर इक्वेशन है जहाँ जैसे कि x की वैल्यू भी 1 है, y की वैल्यू भी 1 है। लीनियर इक्वेशन क्या होती है कि उस इक्वेशन में वेरिएबल्स की पावर 1 हो। ठीक है, तो ये भी 1 है, ये भी 1 है, तो ये एक लीनियर इक्वेशन है। ठीक है, तो अगर कोई फंक्शन जो है वो लीनियर इक्वेशन हो तो हम उसको कहते हैं लीनियर फंक्शन। ठीक है, तो इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म जो है वो क्या है आपके पास, f इज इक्वल टू एक्स वाई सच दैट y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। ये लीनियर इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म होती है। ठीक है, तो ये जो है ना आपके पास एक लीनियर फंक्शन होगा। और उसके बाद f जो है अगर हम इसको यूं लिखते हैं x एंड y सच दैट y इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, तो ये बेसिकली एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसलिए ये फंक्शन जो है वो क्वाड्रेटिक फंक्शन है। ये लीनियर इक्वेशन है, इसलिए ये फंक्शन जो है वो एक लीनियर फंक्शन है। ठीक है, तो बस इसमें यही कुछ था और इसमें कोई भी जो है वो मुश्किल बात नहीं है। नेक्स्ट में मुझे यहाँ पर जो है वो टॉपिक जो नज़र आ रहा है वो है इन्वर्स ऑफ ए फंक्शन। अच्छा, उसके बाद इन्वर्स ऑफ ए फंक्शन जो है वो बेसिकली हम कैसे लेते हैं ये देखते हैं। तो आपके पास दो पॉसिबिलिटीज़ हैं, या तो आपको फंक्शन जो है वो इस तरह से ऑर्डर पेयर्स की फॉर्म में जो है वो दिया हुआ होगा, या फिर दूसरी शेप जो है वो अभी हमने सेट बिल्डर देखी। ठीक है, या फिर उस तरह से होगा। ठीक है,
जैसे ये है, फ़र्ज़ कर लें f इज़ इक्वल टू एक्स एंड वाई सच दैट y इज़ इक्वल टू एक्स के, ठीक है। तो इसका इन्वर्स जो है हम उसको किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, f की पावर -1 यानी f इन्वर्स। कैसे लेंगे आप f इन्वर्स, जस्ट इसके आप ऑर्डर पेयर्स को चेंज कर दें, यानी x की वैल्यू को y बना दें, y की वैल्यू को x बना दें, ठीक है। तो ये तो 1 1 ही रहेगा, ये 2 4 है, अब ये 4 2 हो जाएगा, ठीक है। इसको x बना दें और इसको y बना दें, और ये जो है वो 9 3 हो जाएगा, और ये जो है वो 16 एंड 4 हो जाएगा। तो ये आपका f इन्वर्स है। लेकिन अगर सेट बिल्डर नोटेशन में हो तो फिर आप क्या करेंगे, आप ये करेंगे कि इनके जो वेरिएबल्स हैं इनको चेंज कर देंगे, y की जगह पे आ जाएगा x, और x की जगह पे आ जाएगा y। तो ये आपका हो जाएगा जी f इनवर्स। और जी इसी के साथ ही हमारा जो है वो आज का लेक्चर यहाँ पर एंड होता है, जिसकी मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह ये आपको समझ में आ गया होगा। लेकिन अगर इसमें कोई बात ऐसी है जो आपको समझ में नहीं आई तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह मैं उसको आंसर करने की कोशिश ज़रूर करूँगा। और लास्ट में आप लोगों से गुजारिश है कि अगर आप लोग न्यू हैं, अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, तो काइंडली आप इसको सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप हर नई आने वाली वीडियो को वक्त पर देख सकें। और लास्ट में बस मेरी आप लोगों के लिए दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबको खुश और सलामत रखे और दुनिया और आखिरत की भलाइयाँ नसीब फरमाए। इंशाल्लाह हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।